वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च 2026 और 11 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का किया उद्घाटन। HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट की रखी गई आधारशिला और अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, UPSC, SSGD, RS, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 10 मार्च को क्या पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करेंगे। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितने रन से हराया? 96 रन से। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में किस स्थान पर समाप्त किया? वो रहे इनके अंदर उपविजेता। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतीय 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सेल्सियस रक्षा अकादमी, भारत और सेल्सियस के बीच में। विरासत शक्ति हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है? वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से। डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को किस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा। रश्मिका मंदाना को कौन सा पुरस्कार मिला? तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर शक्ति वॉक #सी लीड्स भारत का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और केंद्र सरकार ने सी नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान कब शुरू किया? 8 मार्च 2026 को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में के अंदर आपको डेली मिल जाता है। डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिल जाती है। तो इसमें 2025 का पूरा करंट मिलेगा और 2026 का 31 दिसंबर 2026 तक आपको करंट मिलेगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसके अलावा अपनी LDC की है, फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा SI की है, इन सभी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि इतनी कंटेंट के साथ इतनी अच्छी क्लास आपको मैं डेली दे रहा हूं और आपको इतना आपका काम है कि वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर किया करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो ये इन्होंने किया है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली मेट्रो है। उस नेटवर्क का विस्तार करने के लिए इन्होंने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। ये गजब का प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो, उद्घाटनकर्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। परियोजना दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना। मुख्य उपलब्धि मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर के शुरू होने से पिंक लाइन की सर्कुलर कनेक्टिविटी पूरी हो चुकी है। यानी कि इस नेटवर्क का विस्तार करने के बाद में अब जो जो कॉरिडोर है उनसे क्या होगा, जो जितनी भी कनेक्टिविटी है वो पूरी हो जाएगी। इसमें दिल्ली के चारों ओर पूरी तरह से संचालित रिंग रूट बन जाएगा। अन्य उद्घाटन जैसे दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर मेजेंटा लाइन का विस्तार का भी उद्घाटन किया है। यानी कि इसी के साथ है इन्होंने दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके अलावा नई पहल क्या स्टार्ट की? दिल्ली मेट्रो फेज 5 के तहत नए मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला भी इन्होंने रखी है। तो ये दो चीज़ें साथ में इन्होंने उद्घाटन की है। इससे लाभ क्या होगा? शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी रहेगी, यात्रा समय में कमी आएगी और ट्रैफिक और प्रदूषण में भी कमी रहेगी। तो ये इसका मुख्य रूप से लाभ रहेगा। तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि इन्होंने रिंग मेट्रो की शुरुआत की है मोदी जी ने। इसके अलावा दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर की आधारशिला रखी और दिल्ली मेट्रो फेज 5 के तहत नए मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर
HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी है। इस प्रश्न को तो स्टार ही लगा लो, पर आने वाला कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न फिक्स है भी छपेगा। गजब का प्रश्न है और बढ़िया तरीके से इसको घोट लेना भाई। तो 21 फरवरी की बात है, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी? तो ये रखी है जेवर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? जेवर है उत्तर प्रदेश के अंदर, गौतम बुद्ध नगर है, वहां पे HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखो डिटेल बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अब यहाँ से कथन से पूरा RPSC इसको गजब तरीके का पूछ सकती है। HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट जेवर उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के जेवर मोती नगर गौतम बुद्ध नगर में इस परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना का नाम और उद्देश्य देखो। कंपनी का नाम है इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड है। उत्तर भारत की पहली यूनिट जो चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग पर केंद्रित रहेगी। तो ये जो इन्होंने फॉक्सकॉन जो सेमीकंडक्टर है वो इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है और ये भारत की पहली ऐसी यूनिट है जिसमें चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग पर केंद्रित रहेगी। इसमें जो संयुक्त उद्यम है वो HCL समूह का 60% योगदान रहेगा और फॉक्सकॉन जो ताइवान की है उसका 40% योगदान रहेगा। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कथन से। स्थान और महत्व, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 28 के अंदर ये स्थित रहेगा। आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट ये जेवर के अंदर रहेगा। तो ये आगामी जो नोएडा एयरपोर्ट है उसके अंदर ये निकट रहेगा। ये जो सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा तो ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर नंबर 28 के अंदर स्थित रहेगा। तो इसके अंदर HCL का 60 है और फॉक्सकॉन का 40% योगदान रहेगा। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई है बढ़िया तरीके से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगला, कौन सी भारतीय महिला को टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की वैश्विक सूची में शामिल किया गया जिन्होंने ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए उल्लेखनीय योगदान किया है? ये भी गजब का प्रश्न है क्योंकि अभी ताज़ा 10 मार्च को जो टाइम पत्रिका है जिन्होंने इनको टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित कर दिया है उनका नाम है सफीना हुसैन। क्या नाम है इनका? सफीना हुसैन। अभी इनको कल ही 10 मार्च को इनको सम्मानित किया है। देखो नाम है सफीना हुसैन। इन्होंने टाइम पत्रिका की वुमन ऑफ द ईयर 2026 वैश्विक सूची के अंदर ये शामिल हुई है। एजुकेट गर्ल्स मुंबई स्थित गैर लाभकारी संस्था है। उद्देश्य भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि इन्होंने अच्छा टारगेट रखा है कि जो जितनी भी भारत के अंदर लड़कियां हैं उनको शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो टाइम पत्रिका की ओर से वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड की सूची में शामिल हुई है सफीना हुसैन। सफलताएं, पिछले 2 दशकों में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग 20 लाख से अधिक स्कूल से बाहर रही लड़कियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना। ये गजब का प्रश्न है, पॉइंट है। इसके अलावा 2026 में चुनी गई 16 वैश्विक हस्तियों में से एक जिन्होंने दुनिया को अधिक न्याय संगत बनाने में योगदान दिया। वैसे तो टोटल आपको पता है 16 वैश्विक हस्तियां हैं लेकिन इन्होंने अपना अच्छा योगदान इसके अंदर दिया है। टाइम पत्रिका द्वारा 10 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर एक विशेष गाला इवेंट के अंदर महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी ताज़ा 10 मार्च 2026 को इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार के अनुसार देश की अंतर क्षेत्रीय विद्युत संचरण क्षमता वर्ष 2027 तक कितनी होने का लक्ष्य रखा है? इस प्रकार के प्रश्न RPSC फर्स्ट ग्रेड में टपकेंगे। तो भारत सरकार के अनुसार देश की अंतर क्षेत्रीय विद्युत संचरण क्षमता है वो वर्ष 2027 तक कितनी होने का लक्ष्य रखा है? 143 गीगावाट। कितनी? 143 गीगावाट। अब मैं बता देता हूँ, अब 2027 तक इन्होंने टारगेट रखा है 143 से और 2032 तक इन्होंने रखा है 168 गीगावाट का टारगेट रखा है। देखो, घोषणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंतर क्षेत्रीय बिजली संचरण क्षमता बढ़ाने की योजना घोषित की। लक्ष्य वर्ष 2027 तक क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 143 गीगावाट। कितनी? 143। और दिसंबर 2025 तक ये लगभग कितनी थी? 120 गीगावाट थी दिसंबर 2025 तक। 2027 तक 143 और 2032 तक 168 गीगावाट
बढ़ाई जाएगी। इससे क्या होगा, देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बिजली का प्रवाह और ग्रिड कनेक्टिविटी मजबूत रहेगी। तो बिजली का जो प्रवाह वो बढ़िया तरीके से रहेगा और जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उसको भी मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। ये देखो आपके सामने यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये टारगेट रखा कि हम ग्रामीण जितने भी घर है वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। किस उद्देश्य से? गंगा प्रोजेक्ट के तहत ये इन्होंने घोषणा की है। तो परियोजना का नाम प्रोजेक्ट गंगा। शुरू करने वाली सरकार गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। डिजिटल उत्तर प्रदेश को साकार करना। क्या है विजन? डिजिटल उत्तर प्रदेश को साकार करना। अगले 2-3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। ये टारगेट रखा भी अगले 2 से 3 वर्षों तक, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तक नेटवर्क जाता ही नहीं है, ऐसा हाल है यहाँ पे। ठीक है। और लक्ष्य क्षेत्र गांव और अर्ध शहरी क्षेत्र रहेंगे। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य परिवर्तन आयोग और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच में एक समझौता भी हो चुका है। तो राज्य जो परिवर्तन आयोग है यूपी का और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है उसके बीच में समझौता किया जा चुका है। तो कौन सी पहल शुरू की गई है? प्रोजेक्ट गंगा। ICMR राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? ये गजब का प्रश्न है। अब लगभग मैं आपको डेली के जो सम्मेलन हो रहे हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, ताकि अगर सम्मेलन का प्रश्न आ जाएगा तो आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 7 से लेकर 9 मार्च 2026 तक है नई दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो आयोजक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अधीन ICCMR राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026, 7 से लेकर 9 मार्च 2026। और मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विचार विमर्श और वैश्विक सहभागिता इसका मुख्य उद्देश्य है। अब गजब का अपने लिए ये है, इसका विषय आपको याद रखना है, खोज, विकास और डिलीवरी, यानी कि मलेरिया उन्मूलन और उनसे आगे की दिशा में प्रगति, ये इस सम्मेलन का विषय है। क्योंकि ज़्यादातर कोई भी सम्मेलन होता है या तो उसका स्थान पूछा जाएगा या उसकी थीम पूछी जाएगी। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? नई दिल्ली। भारत वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया में किस स्थान पर हथियार आयातक देश बन चुका है? भारत है वो वर्ष 2021 से लेकर 25 के दौरान दुनिया में किस स्थान पर हथियार आयातक देश बन चुका है? तो भारत बना है दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। पहला है यूक्रेन। कहला है पहला तो यूक्रेन है और दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है अपना देश है भारत। यानी कि आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से वो हथियार वगैरह खरीदना, ठीक है, किसी दूसरे देश से, और निर्यात होता है बेचना। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो भारत वर्ष 2021 से 25 के समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। अब ध्यान रखना ये सिप्री की रिपोर्ट आती है। अब कई बार क्या एग्जाम के अंदर इस सिप्री की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कुल हथियारों के आयात का 8.2% भारत ने किया है। मार्च 2026 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 25 में यूक्रेन है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। तो यूक्रेन सबसे टॉप पे है। तो टॉप 5 के अंदर बात करूं, पहला यूक्रेन, दूसरा भारत, तीसरा सऊदी अरब, चौथा कतर और पांचवा पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है और ये सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट अभी आई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी हनीवेल के साथ मिलकर मुंबई के पवई परिसर में सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। पंचायती राज मंत्रालय सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 11 मार्च 2026 को पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। तो आज 11 मार्च को ये सम्मेलन होगा। चिली देश कुष्ठ रोग खत्म करने वाला अमेरिका का पहला देश और जॉर्डन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। और वर्ष 2026 में 10 मार्च को CISF अपना स्थापना दिवस बनाया है। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना।
अब ये मैं आपको वन लाइनर क्यों करवाता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ वन लाइनर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में इनके पढ़ने के बारे में आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा प्रश्न आएगा तो यहाँ से छप जाएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, और ये देखो इस प्रकार की मैं बुक डाल देता हूँ, इस पर में पूरा डाटा आपको मिल जाता है, जहाँ पे इस बुक के अंदर आपको उपलब्ध रहेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हो चुके हैं, तो ये बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। अब ये तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं, बनने जा रहे हैं। तो बहुत सारे साथियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके सामने, जल महोत्सव 2026 अभियान कब से कब तक चलेगा? 5 से 20, 8 से 22, 10 से 25 और 1 से 15 मार्च, इसका जवाब देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक के प्रथम वक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? 20 जुलाई 1924 को, क्योंकि संविधान के अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख व शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? ये गजब का प्रश्न है, अनुच्छेद 45 में। राष्ट्रपति को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उसे सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? यानी कि अगर राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाना है तो 25% सदस्यों का होना आवश्यक है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जिस प्रकार नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो इन क्वेश्चनों को भाई अच्छे तरीके से पढ़ा करो, क्योंकि एक चीज आप पढ़ोगे तो साथ में और भी साथ में चीजें आपके याद रहेगी। अब देखो नेक्स्ट डोज, उच्चतम न्यायालय में अब तक कितनी महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी है? टोटल नाम बताने हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? भी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद बताना कौन सा है। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ये संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। और केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपको लगभग एक सप्ताह तक मैं आपको पॉलिटिकल करवाऊंगा, उसके बाद में एक सप्ताह अपने ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोनों को लेकर चलेंगे ताकि अपने कॉम्बो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। पर इन साथियों, बहुत सारे साथियों ने, लगभग 1-2 विद्यार्थियों ने इनके जवाब दिए थे, लेकिन आपके लिए मैंने ये मुहिम स्टार्ट की आपके कहने पर भी। लेकिन आप सभी साथियों के जवाब आपके इस प्रकार के आने चाहिए, ताकि मैं और भी आपको अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाता रहूँगा। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट की बुक उपलब्ध है बाजार में, और स्कूल व्याख्याता की प्रताप में ये अपनी प्रताप क्लासेज अपनी टेसरी चल रही है। और सेकंड ग्रेड प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, एसआई, सीएटी, इन सब की करंट अफेयर्स की टेसरीज है, ये आप जो इन्हें कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि गजब का कंटेंट आपको और गजब की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।